विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ प्रथम का द्वितीय प्रश्न पत्र भारत का इतिहास देख रहे हैं और इस प्रश्न पत्र में हम ये देखेंगे कि स्कंदगुप्त तक गुप्त साम्राज्य का इतिहास। विद्यार्थियों, गुप्त युग भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है, लेकिन सर्व स्वीकृत मान्यता नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार यदि हम ये स्वीकार भी कर लें कि ये भारत के इतिहास का स्वर्ण युग था, तो ये केवल उत्तर भारत के इतिहास की दृष्टि से ठीक है, परंतु दक्षिण भारत में यदि ऐसा कोई युग माने तो वह गुप्त काल के बाद का युग है, जब वहाँ सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। दूसरे स्वर्ण युग की कल्पना औपनिवेशिक युग की कल्पना है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, जब भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस समय भारतीय इतिहासकारों ने गुप्त युग के स्वर्ण युग के रूप में कल्पना की थी। उन्होंने उसे स्वर्ण युग अथवा यूटोपिया इसलिए माना क्योंकि इसी युग में हिंदू संस्कृति की दृढ़ प्रतिष्ठापना हुई। बहरहाल, गुप्त युग को स्वर्ण युग कहे जाने के विचार की पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, तथ्यों के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के आधार पर उस पर पुनर्विचार संभव है। ये उल्लेखनीय है कि स्वर्ण युग, आदर्श युग या यूटोपिया की कल्पना केवल समाज में ही दिखाई देती है। ऐतिहासिक कालखंडों में तुलनात्मक विश्लेषण की प्रक्रिया में इस प्रकार की खोज को स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता है। गुप्त राजाओं के अधीन भारत की एकता पुनः स्थापित हो गई। यद्यपि गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य जितना विशाल नहीं था, फिर भी इसने प्राय संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधे रखा। गुप्त काल का सौंदर्य एवं वैभव मूलतः उस सर्वतोमुखी सांस्कृतिक उत्कर्ष में है जिसमें सदियों से चल रहे ऐतिहासिक विकास का परमोच्च दिखाई देता है। इसीलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे कि गुप्तों का उदय और प्रारंभिक नरेश कौन कौन से थे। गुप्त वंश की उत्पत्ति एवं आरंभिक इतिहास के विषय में जानकारी का अभाव है। यद्यपि गुप्त कुल नाम वाले पदाधिकारियों और गुप्त कुल अथवा वंश की रानियों के नाम शुंग और सातवाहन काल के अभिलेखों में भी मिलते हैं, किंतु यह कह पाना कठिन है कि इन गुप्त नरेशों से कोई संबंध था या नहीं। गुप्त नरेशों का किसी प्राचीन गुप्त वंश के नाम से नहीं जोड़ा जा सकता है। गुप्तों के उदय के मूल स्थान के प्रश्न पर भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार गुप्तों का मूल राज्य मगध ही था, लेकिन उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर प्रयो संकेत क्षेत्र को गुप्तों का मूल स्थान माना जा सकता है। गुप्तों ने अपने अभिलेखों में कहीं भी अपनी जाति का उल्लेख नहीं किया है। एकमात्र अप्रत्यक्ष उल्लेख चंद्रगुप्त द्वितीय की विवाहित पुत्री प्रभावती गुप्ता, जो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी, के पूना ताम्रपट्ट से मिलता है, जिसमें उसने स्वयं को धारण गोत्र का बताया। काकाटकों का गोत्र विष्णुवृद्ध था, अतः धारण गोत्र गुप्तों का ही रहा होगा। अग्नि पुराण में धारण गोत्र ब्राह्मणों का ही बताया गया है। इसी प्रसंग में गुप्त शासकों के विविध ब्राह्मण कुलों के साथ हुए वैवाहिक संबंध उल्लेखनीय हैं। जहाँ एक और ब्राह्मण वंशी कदम शासक कुकुस्थवर्मन ने अपनी कन्या का विवाह गुप्त कुल में किया, वहीं गुप्त कन्या प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से हुआ। किंतु वैवाहिक संबंध केवल गुप्तों की जाति निर्धारित करने में सक्षम नहीं है। विद्यार्थियों, वे सहायक हो सकते हैं। निश्चित एवं असंदिग्ध साक्ष्यों के अभाव में अधिक प्रबल संभावना यही जान पड़ती है कि गुप्त वंश के राजा धारण गोत्रीय ब्राह्मण थे, जिन्होंने शुंग, कणव और सातवाहन वंश की परंपराओं को आगे बढ़ाया। विभिन्न विद्वानों द्वारा गुप्तों के वैश्य, क्षत्रिय या जाट होने की संभावना भी व्यक्त की गई है, लेकिन यह इतना विवादास्पद प्रश्न है कि इस बारे में हमें कोई अंतिम वक्तव्य देने में सक्षम नहीं है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त
275 से 300 ईस्वी तक अभिलेखों में उसे महाराज की उपाधि दी गई है। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने ये संभावना व्यक्त की कि वह कोई साधारण सामंत राजा था, लेकिन किसी सर्वोच्च शक्ति का अस्तित्व इस काल में दृष्टिगोचर नहीं होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि महाराज शब्द का प्रयोग छोटे क्षेत्र के स्वतंत्र राज्यों द्वारा भी किया जाता रहा है। अतः ये मानना ही अधिक युक्ति संगत है कि श्रीगुप्त एक सीमित क्षेत्र का स्वतंत्र राजा था। यह क्षेत्र प्रयाग साकेत का था और संभवतः अयोध्या गुप्तों की प्रारंभिक राजधानी थी। श्रीगुप्त के काल की घटना की जानकारी हमें नहीं मिलती है। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र घटोत्कच था, जिसने 300 से लेकर 300 ईस्वी तक शासन किया। उसकी पदवी भी महाराज की ही मिलती है, जिससे प्रतीत होता है कि उसके समय में गुप्त वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा में कोई वृद्धि नहीं हुई। नेक्स्ट है, प्रथम शासक के रूप में हम देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। 320 से लेकर 335 ईस्वी तक 320 से लेकर 335 ईस्वी महाराजा घटोत्कच के पुत्र महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम 320 से लेकर 335 ईस्वी ने गुप्त वंश की शक्ति को बढ़ाया और उसे साम्राज्य का स्वरूप प्रदान किया। पुराणों एवं प्रयाग प्रशस्ति के उल्लेखों से ज्ञात होता है कि उसके काल में गुप्त साम्राज्य पश्चिम के प्रयाग जनपद से लेकर पूर्व के मगध अथवा बंगाल के जनपद तक सीमित था, विस्तृत था। इसके अंतर्गत प्राचीन वत्स प्रदेश, प्रयाग, कौशल तथा बिहार का पश्चिमोत्तर तथा दक्षिण पश्चिमी भाग शामिल था। चंद्रगुप्त प्रथम के जीवन की महत्वपूर्ण घटना लिच्छवियों के साथ उसका वैवाहिक संबंध था। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिसकी पुष्टि उसकी स्वर्ण मुद्राओं और प्रयाग प्रशस्ति से होती है। चंद्रगुप्त प्रथम की स्वर्ण मुद्राओं के मुख भाग पर राजा और रानी की मूर्तियां अंकित है और चंद्रगुप्त और कुमार देवी के नाम लिखे हुए हैं तथा पृष्ठ भाग पर सिंह के ऊपर बैठी देवी के नीचे लिच्छवियाय नमः लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति से चंद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र, लिच्छवियों की लड़की का लड़का कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि लिच्छवियों ने वैशाली के पास अपना प्रदेश चंद्रगुप्त को दे दिया और मगध का कुछ भाग जीतने में उसकी सहायता की, लेकिन चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र पर अधिकार नहीं कर सका। इस विवाह का गुप्तों के लिए बहुत अधिक महत्व था। इससे न केवल गुप्तों को राजनीतिक लाभ प्राप्त हुआ, बल्कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो गई, क्योंकि लिच्छवियों का प्राचीन एवं प्रतिष्ठित क्षत्रिय वंश था। गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण के समय यानी 320 ईस्वी से प्रारंभ होता है और इसके प्रवर्तन का श्रेय प्राय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में जानकारी अल्प होने के कारण उसके इतिहास के बारे में निश्चित अनुमान कर पाना कठिन है। मजूमदार कहते हैं कि उसके विषय में ये कहना संगत होगा कि उसका अधिराज्य इतना बड़ा था कि वह महाराजाधिराज की पदवी अपना सका और अपने पुत्र के लिए यह संभव हो सका कि वह विजय अभियान पर निकले और एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव डाले। इति नमस्कार।